एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो वन लाइनर का है वो पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हमारे आ चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो जा करके उन 4 पार्टों को भी देख लेगा। तो ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको सारे एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड भी जो हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो इससे आप आसानी से जल्दी अपना पूरा जीके जीएस इन सब का सिलेबस जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और किसी तरीके की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। हमारी पृथ्वी जो है उसके नज़दीक में सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सबसे पास का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह होता है। मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह होता है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र होता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूँ कि शुक्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो वो हमारा शुक्र होता है। तो शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर, ठीक है। मनुष्य के जो आँखों में प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी इमेज हमें कहाँ पे दिखाई देती है, तो वह हमारी आँख में कहाँ पे बनती है वो इमेज, वो रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण, ठीक है। देखो सूर्य होता है ना हमारा जो, उससे क्या होता है, एक लाइट निकलती है ना, आप देखते हैं एक लाइट होती है सनलाइट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर आती है, जिससे क्या होता है हमें गर्मी का एहसास होता है। तो वही ऊष्मा होती है ना। अब उसका संचरण यानी वो जो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, तो उसका संचरण ये किस विधि द्वारा होता है। तो इस प्रोसेस को, इस विधि को हम विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एक द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। डीएनए की एक द्विगुणित कुंडली, ठीक है। द्विगुणित कुंडली क्या है, द्विगुणित कुंडली, देखिए आपने देखा होगा डीएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे 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 करके, है ना। तो ये जो है ना आपका स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, यही द्विगुणित कुंडली, यही स्ट्रक्चर आपका द्विगुणित कुंडली कहलाता है। तो ये किसने पता लगाया था कि डीएनए इस टाइप में होता है, द्विगुणित कुंडली होती है। तो ये किसका ने पता लगाया था, तो ये वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो ये वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात बता दूं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं अभी पूछ रही हूँ, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता देगा, नहीं तो मैं अभी लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आपको पता चलेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता हमारे डेसिबल में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ सारी इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं वो उसकी एक अलग से सीरीज़ बना दूंगी, उसमें आप लोग सारी इकाइयाँ आसाम से पढ़ सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता हमारी डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ठीक है। तो मधुमक्खी जो पालन होता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन जो होता है ना, रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। पहला पेज जो खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होम पेज कहते हैं। आप लोगों ने सबके पास मोबाइल तो होगा ही, ठीक है। तो जब भी आप मोबाइल फ़ोन में अपने कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, तो कोई वेबसाइट आप जैसे किसी भी चीज़ की खोल रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए किसी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोली है, तो उसमें क्या होगा,
सबसे पहले आप जिस पेज पे आएंगे वो आपका होम पेज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक होम जैसा ऐसे सिंबल भी बना रहता है, तो ये क्या होता है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो पेज खुलता है ये होम पेज होता है ना। और सबसे पहले होम पेज ही ओपन होता है किसी भी वेबसाइट में, तो किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो होता है वो होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है उत्तल दर्पण। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका क्या है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप लोग कभी कार में बैठे होंगे, अगर नहीं भी बैठा है कोई तो कोई बात नहीं, देखी होगी कार, ठीक है ना। तो कार में क्या होता है, जब हम उसका शीशा देखते हैं, ठीक है, कार का शीशा जो साइड में लगा होता है ना, कार में साइड में जो ऐसे शीशा लगा होता है, इस शीशे में जब आप देखेंगे तो जो पीछे से वाहन आ रहे होंगे वो यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो उतने छोटे नहीं होते ना, उनका तो सिर्फ जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, तो वो साइज़ में तो बड़े होते हैं, मतलब बड़ी चीज़ जो होती है वो इसमें क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। और जब कोई बड़ी चीज़ का प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है, तो वो क्या है, उत्तल दर्पण में होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इस उत्तल दर्पण से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इमेज आपको छोटी दिखाई देती है। तो कार का जो शीशा होता है इसमें क्या होता है, आप एक एक ट्रक पूरा पूरा तो देख नहीं सकते हैं ना, ऐसे मतलब सेम जितना बड़ा है वो उतना बड़ा आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं कि जितने भी वाहन आ रहे हैं इसमें सारे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आकृति क्या होती है, छोटी होती है, आकृति वही रहती है, आकार छोटा रहता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। ध्वनि की गति हवा में या निर्वात में, ठीक है, तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की गति, ठीक है, वायु में या हवा में, ठीक है, ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह, ठीक है। बाकी ग्रह जो होते हैं वो हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो बाकी ग्रह क्या करते हैं, साउथ से हमारे साउथ नहीं सॉरी वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह होता है वो हमारा क्या होता है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, तो होता है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो सूर्य में हमारी हाइड्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अब आपने यहाँ 3 क्वेश्चन हमने ऐसे देखे जिसमें बात हुई है शुक्र की, कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा शुक्र था, ठीक है। दूसरा ये हमारा कि जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है वो शुक्र है। और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, जिसको हम चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, वो भी हमारा शुक्र होता है। इसके बारे में एक और पॉइंट मैंने बताया था क्या, कि पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी के साथ वीडियो पे बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सौर मंडल की आयु कितनी है। तो कम से कम 4.6 अरब डॉलर है, ठीक है, ये 4.6 अरब डॉलर, ठीक है। सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष या 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो पुच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है उसे हम कहते हैं हैली पुच्छल तारा। हैली पुच्छल तारा जो होता है, हैली पुच्छल तारा, ये हमारा हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने जीवन में देख भी पाओ इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हैली पुच्छल तारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। अब सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आप सर्दियों में धूप का मज़ा ले रहे हैं ना, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके भी वो इतनी गर्मी दे देती है। तो सोचिए अगर वो पास होता तो क्या होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 500 सेकेंड का। चलिए अब इसको आप लोग कमेंट में ये चीज़ बताइएगा कि इसका मतलब कितने मिनट हो गया। ठीक है, कितने मिनट हो गए 500 सेकेंड का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण भारत का 18 मई 1974 को पोखरण में, जो कि राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DRDO की, जो अभी पेपर चल रहा है हाल फिलहाल में, ठीक है, DRDO की या फिर AMD की, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर आप NPCIL की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं ना, इस बार का अगर आपका एग्ज़ाम है या नेक्स्ट टाइम भी है ना, तो इसको भैया रट के जाना कि पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो वो 18 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा हार्डवेयर। ठीक है, और जिसको टच नहीं कर सकते वो हमारा क्या कहलाता है? वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। इसको समझ लेते हैं। देखो हार्डवेयर क्या है, जैसे कि उसके वो ऑपरेटिव जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसे हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका हो गया, या फिर आपका मॉनिटर हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप छू सकते हैं। मदरबोर्ड है, आप छू सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है? ये हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन पड़ा होता है ना, ऐप पड़ा होता है, आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ऐप को आप क्या छू सकते हैं? आप कहेंगे मैं तो टच स्क्रीन से टच कर लेता हूँ, नहीं, वो छूना नहीं होता है। ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते हैं। आपके वो जो है सामने वैसे नहीं मिलेगा जिस रूप में ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो आपके पास छूने वाला पूरा सामान है जिसे आप छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरीके से, तो उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है वो हमारी होती है रेडॉन गैस। ठीक है, रेडॉन। और रेडॉन क्या होती है? एक उत्कृष्ट गैस होती है। तो एक ऑप्शन जहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कोई कोई ये भी हो सकता है कि आपको 4 गैसों का ऑप्शन दे दिया जाए और वहाँ पे पूछा जाए कि बताओ निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो अगर रेडॉन है तो इसका मतलब रेडॉन वहाँ पे आंसर होगा। तो रेडॉन क्या होती है? एक उत्कृष्ट गैस होती है जो कि कैंसर के उपचार में काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ठीक है, मोनेजाइट बालू में हमारा थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो शरीर में हमारे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। ठीक है, थायराइड हमारी सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? तो वो हमारा व्हेल मछली होता है। सबसे विशालतम स्तनधारी वो हमारा व्हेल मछली होता है। मनुष्य भी स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मनुष्य है, वानर है और खरगोश है, जिन्हें मैमल्स भी बोलते हैं ना, हम इंग्लिश में मैमल्स बोलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उसमें सबसे बड़ा क्या है? व्हेल मछली होता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज हमारी लैंड स्टेनर ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है हमारा बॉक्साइट। भैया क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को ना घोल के पी जाओ, अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन घोल के पी जाओ ये। चलो, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 25, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भाई पहला कृत्रिम उपग्रह यानी मानव निर्मित उपग्रह, तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट आपका पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा कौन सा उपकरण? तो वो हमारा डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ठीक है, अस्थायी स्मृति यानी कि जिसमें कुछ टाइम के लिए स्टोरेज होता है डेटा, उसके बाद उसमें इरेज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रैम। रैम, ठीक है। और मोस्टली एग्जाम में आपसे रैम और रोम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एक रैम होता है, एक होता है रोम, ROM, रोम। ठीक है, एक रैम होता है, एक होता है आपका रोम, रोम। और रैम में क्या होता है? अस्थायी स्मृति होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो बता देते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह आपका रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फुल फॉर्म पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो हम रिक्टर पैमाने या रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है रिक्टर पैमाने के द्वारा, या रिक्टर पैमाने द्वारा हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक हमारी एल्यूमिनियम पाई जाती है। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांध्य तारा या सांझ का तारा कहते हैं? ठीक है, तो सांझ का तारा शुक्र होता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP जो होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिप्सम द्वारा बनाया जाता है, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। जैसे हमारे शरीर में होते हैं फेफड़े, वैसे मछलियों के शरीर में होते हैं गलफड़े। तो मछलियाँ गलफड़ों के द्वारा, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इनमें गिल्स पाया जाता है, गिल्स, उसके माध्यम से ये सांस लेती हैं। ठीक है, और गलफड़ों से इनका काम होता है। फिर नेक्स्ट है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं हमारे पेड़ पौधे, उसमें क्या होता है, ये हमारा पेड़ पौधा हो गया, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बस ठीक है। फिर ये हमारा सनलाइट इसने ली। ठीक है, सनलाइट ली, और इसमें हमने क्या डाला था? पानी डाला था। तो इसकी जड़ों ने क्या किया? वो पानी एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और ऊपर से आपको सूर्य का प्रकाश ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? पत्तियों में हरा वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं वो उपस्थित होता है। तो वो सब क्या होता है? आपस में क्रिया करके एक भोजन बनाकर अपने लिए तैयार करते हैं पूरे पेड़ के लिए। तो वो भोजन जो है तैयार करने की जो ये प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से जो क्रीम है वो किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया पे, किस सिद्धांत पे आधारित होती है? ठीक है, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया। अब अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के बारे में बता देते हैं। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, देखिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे अगर हम किसी चीज़ में, मान लीजिए इसमें कुछ है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कोई फोर्स लगाएं और चीज़ें क्या हो, वो बाहर की तरफ को धकेल दी जाएं। ठीक है, चीज़ वो बाहर की तरफ धकेल दी जाए। फोर्स लगने पे क्या हो रहा है? बाहर की तरफ को फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे इसमें दूध का था, दूध से क्रीम निकालने का प्रोसेस। ठीक है, तो आपने कभी जैसे मथानी जैसा या वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा जिससे हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। ठीक है, या मथानी वगैरह से अगर आप जब भी दही मथते हैं, दूध को मथेंगे या अलग करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें प्रोसेस में क्या होता है? साइड साइड में इकट्ठा होता है, वो साइड में मलाई इकट्ठा करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जो फोर्स लग रहा है ना,
इसकी वजह से क्या पड़ रहा है, ये इतनी इंटेंसिटी इसकी इतनी है कि ये इसकी वजह से इसमें साइड में फेंक के दे रहा है चीज़ों को, तभी साइड में इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, साइड में कलेक्शन करा देता है। तो ये साइड में जो बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर जो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एरो बाहर की तरफ बनाया। तो जो सेंटर से बाहर की तरफ ये जा रहा है ना, यही हमारा क्या है, ये हमारा अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, यानी जब फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से चीज़ें सेंटर से बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर की तरफ भागती है, सेंटर से बाहर की तरफ भागती है, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह पे अगर बात करें अभिकेंद्रीय बल की, एक अपकेंद्रीय बल होता है और एक होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अगर बात करें अभिकेंद्रीय बल की, तो अभिकेंद्रीय बल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इसमें क्या हुआ, अगर आप कोई फोर्स, कोई चीज़ यहाँ पर है सरफेस पे, ठीक है, ये सेंटर की तरफ क्या करता है, इसको खींचता है। तो अभिकेंद्रीय बल में क्या कहता है, अभी केंद्र की तरफ आ जाओ, तुरंत तुरंत केंद्र की तरफ आ जाओ, यानी अभी तुम केंद्र की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल हो गया। और अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से अब तुम अप कर जाओ, निकल जाओ, तो वो अपकेंद्रीय बल हो गया, ठीक है। याद करने का प्रोसेस है। अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल क्या है, आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा साइंस में, कि जब किनारे पर, मोड़ पर हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा झुकाव किधर होता है, सेंटर की तरफ, रोड की सेंटर की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो वो इसी कारण होता है, वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल होता है। आप इस सब चीज़, इसको आप प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो आप प्रैक्टिकली भी इसको महसूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। मैक्सिमम बैंकों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, वो या तो मुंबई में या फिर है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ज़्यादा है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सीमांत गांधी की उपाधि किसे मिली, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये मैंने एक बार शायद क्वेश्चन पूछा था, याद नहीं मुझे, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और भी कई जगहों पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये दो जगह कुछ खास है यहाँ पे, जहाँ पे काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, रेगुर। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले, यानी अपने देश ले गया। क्या, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कोहिनूर हीरा जो था और एक हमारा मयूर सिंहासन था, तो इनको लूटकर कौन ले गया था यहाँ से, तो वो था नादिर शाह। नादिर शाह। इस समय तो कोहिनूर हीरा काफ़ी चर्चे का विषय रहा है आपके लिए, तो कोहिनूर हीरे के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से लूट कर कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली की पहाड़ियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, विंध्य की तरफ पड़ता है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के नाम से अरावली पर्वतमाला जानी जाती है। नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। धरती के तल का लगभग 71% जो होता है वो पानी है, 71% पानी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। बांग्लादेश भी भारत का ही एक हिस्सा है, भारत का एक भाग है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी जो होती है उसको हम बिहार का शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का शोक हम कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध
युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। तो गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन नाम के गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% पाई जाती है ना, 78% लगभग। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन होता है 21%। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन की पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है ना, तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कल के क्वेश्चन की, जो मैंने कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया हमारा मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया। अब आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न हमारा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सूर्य मंदिर यानी कहाँ स्थित है? कोणार्क में, ठीक है। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, लेकिन ये कहाँ स्थित है, कौन से प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट करके, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कोशिश तो कीजिए आप आंसर देने का। आप आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पर है और आपको कहाँ तक लेके जाना है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आगे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लेवल ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बता देते हैं, स्टार्टिंग में हमने यहाँ बात की थी इस क्वेश्चन में डीएनए का फुल फॉर्म, ओके। चलिए डीएनए का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी पूछ लिया जाता है डीएनए का फुल फॉर्म। तो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर आरएनए का अगर बता दो ना, आरएनए का भी बता देते हैं, चलिए। तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जब डी लगा देंगे आर की जगह पे तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और जब आरएनए होगा तो केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड रहेगा, ओके। चलिए, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको सारी आने वाली जितने भी पार्ट्स है, सारी भी वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे कमेंट करके बताइएगा मुझे, अगर कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लगती है इस कंटेंट में, वीडियो में, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे देश का भविष्य आपके हाथों में है। तो जय हिंद, जय भारत।